ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ 1822 में एक छोटी सी किसान की फैमिली में। बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें एक मोनेस्ट्री का प्रीस्ट बना दिया गया। फिर उन्हें जब यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में भेजा गया, उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेज की ट्रेनिंग ली। वियना में मेंडल दो साइंटिस्ट से बहुत ही प्रभावित थे। वो दो साइंटिस्ट थे फ्रांज अंगर, जो कि एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, और क्रिश्चियन डॉपलर, जिन्होंने डॉपलर इफेक्ट की डिस्कवरी की। वियना में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वापस आए चेकोस्लोवाकिया, और वहां पे उन्होंने एज प्रीस्ट और टीचर हाई स्कूल में अपने फेमस एक्सपेरिमेंट्स को शुरू किया। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, वो एक्सीडेंटली स्टार्ट नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने काफी कुछ सोच के, समझ के, कैलकुलेटिव वे में उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AM Pedagogics। Here I would like to revolutionize NEET aspirants। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेगर मेंडल के वो एक्सपेरिमेंट्स जो जेनेटिक्स का बेसिस बने और जिनके कारण हम आज उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के 1856 से लेके 1863 तक, इस बीच उन्होंने अपना डेटा प्रॉपरली तैयार किया और उन एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन एक पेपर की फॉर्म में पब्लिश किया 1866 में। मेंडल के इस वर्क को किसी ने भी अटेंशन नहीं दी। कोई भी समझ नहीं पाया कि मेंडल क्या कहना चाहते हैं। 1884 में ग्रेगर मेंडल की डेथ हो गई और इसके साथ ही उनकी ऑब्जर्वेशंस अननोटिस्ड रह गई। लेकिन 1900 में तीन साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस जो कि हॉलैंड को बिलोंग करते थे, ह्यूगो डी व्रीज जो जर्मनी को बिलोंग करते थे, और एरिक वॉन शेमार्क जो ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिसर्च वर्क किया कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ना सिर्फ पी प्लांट्स पे बल्कि और प्लांट्स पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल की डेथ के 16 साल बाद सारी दुनिया को बताया कि ग्रेगर मेंडल क्या बताना चाहते थे इस दुनिया को। वो बताना चाहते थे लॉज ऑफ हेरिडिटी। ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में आज हम उन्हें जानते हैं एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनकी अप्रोच क्या थी, वो किस तरह से मॉडर्न साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे थे। मेंडल ने एक प्रॉपर डिजाइन बनाया अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस की, अपनी प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना है। ही फॉर्मुलेटेड अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया, उनकी जो थ्योरी है वो उसे प्रॉपर्ली टेस्ट कर पाए, डेटा कलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया और कंपेयर किया उस डेटा से जो उन्होंने हाइपोथेटिकली सोचा था। तब उन्होंने एक कंक्लूजन दिया प्रॉपरली और फिर से अपने थ्योरी को रीफॉर्मुलेट किया। जहां पे उनकी सोच गलत थी, उस सोच को उन्होंने करेक्ट किया और फिर से एक्सपेरिमेंट्स किए। इस तरह से उनका बहुत बड़ा रोल रहा इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या है, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। इनहेरिटेंस इज द acquiring of genetic characteristics or traits from parents by their offspring। genetic characteristics या traits parents से offspring में pass on होते हैं। humans में दोनों parents equally contribute करते हैं to inherit the traits। 1860 में ग्रेगर मेंडल ने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट्स पे। पी प्लांट्स को कल्टीवेट किया और उनके पैटर्न को प्रॉपरली स्टडी किया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने दिए 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें आज हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। आगे जानते हैं मेंडल का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को एस्टेब्लिश करने में। मेंडल को हम जानते हैं एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने हमें लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लॉज आए थे
पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनके अंडर उन्होंने काफी सारे ट्रेट्स को स्टडी किया। एक्सपेरिमेंट्स में पहले उन्होंने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया, जैसे कि प्लांट की हाइट। उसे नाम दिया मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। फिर उन्होंने दो कैरेक्टर्स को लिया, जैसे कि सीड शेप और साथ में सीड का कलर। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया उन्होंने डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना? उसके पीछे क्या कारण थे? पहला कारण था कि पी प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और इजीली मेंटेन हो जाते हैं। पी प्लांट में कुछ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्लियरली सीन होते हैं। पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, उसके कारण बहुत सारी जनरेशंस मिल पाई। पीज आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, लेकिन उन्हें क्रॉस पॉलिनेट करना भी बहुत ही इजी था। उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को चुना। जान लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले उन्होंने सीड को ऑब्जर्व किया। उसमें उन्होंने सीड की फॉर्मेशन को अपना फर्स्ट ट्रेट रखा, जैसे कि कुछ सीड्स थे ग्रे और राउंड, लेकिन कुछ सीड्स थे जो व्हाइट और रिंकल थे। सेकेंड ट्रेट के लिए उन्होंने चुने सीड के कॉटिलेडन्स। कुछ में कॉटिलेडन्स येलो थे और कुछ में ग्रीन। थर्ड ट्रेट के लिए उन्होंने फ्लावर को चूज किया। फ्लावर में कुछ फ्लावर्स का कलर व्हाइट था, लेकिन कुछ फ्लावर्स का कलर वॉयलेट था। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के लिए पी प्लांट के पी पॉड की फॉर्मेशन देखी। कुछ प्लांट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पॉड फुल है और स्मूथ है, कुछ में पॉड कंस्ट्रिक्टेड है। फिर फिफ्थ ट्रेट के लिए उन्होंने पॉड के कलर को स्टडी किया। कुछ में देखा पॉड येलो कलर का था और कुछ में ग्रीन कलर का था। तो इस तरह से उन्होंने फिफ्थ ट्रेट को चूज किया। सिक्स्थ और सेवेंथ ट्रेट के लिए उन्होंने स्टेम को ऑब्जर्व किया। स्टेम में उन्होंने पॉड और फ्लावर की लोकेशन को स्टडी किया। कुछ प्लांट्स में उन्होंने देखा कि एक्सियल पॉड्स हैं और फ्लावर्स भी साथ में हैं, लेकिन कुछ में टर्मिनल एंड पे पॉड्स लगे हुए थे और उनमें फ्लावर्स भी टर्मिनल एंड पर ही थे। इस तरह से उन्होंने 6 ट्रेट को चूज किया। 7 ट्रेट के लिए उन्होंने स्टेम के साइज को स्टडी किया। कुछ प्लांट्स की हाइट तो बहुत लंबी है, जैसे कि 6 to 7 फीट है, लेकिन कुछ प्लांट्स बहुत ही शॉर्ट हैं, 1 फीट से ज्यादा नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया। इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए प्योर ब्रीड्स को लेके। सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की प्योर ब्रीड ली सबसे पहले उन्होंने, फिर उन प्योर ब्रीड्स को क्रॉस पॉलिनेट किया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जो नई जनरेशन आई उसे उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और उन F1 जनरेशन को उन्होंने दोबारा से सेल्फ पॉलिनेट किया और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसे नाम दिया F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पी प्लांट पे यानी पाइजम सटाइवम पे उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ट्रेट उन्होंने ऑब्जर्व किया एज डोमिनेंट और दूसरा ट्रेट ऑब्जर्व किया एज रिसेसिव ट्रेट। 7 ट्रेट्स को उन्होंने चूज किया, जैसे कि फ्लावर कलर, प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। इन्हें ध्यान से समझ लें कि इनमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था और रिसेसिव ट्रेट कौन सा। ज्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट फ्लावर कलर के लिए था पर्पल और रिसेसिव ट्रेट था व्हाइट। इसी तरह से प्लांट हाइट में टॉल प्लांट वाज डोमिनेंट एंड शॉर्ट प्लांट वाज रिसेसिव। सीड कलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। डोमिनेंट ट्रेट वाज येलो और रिसेसिव था ग्रीन। नेक्स्ट ट्रेट था सीड शेप। सीड शेप में राउंड सीड वाज डोमिनेंट, रिंकल सीड वाज टेकन एज रिसेसिव ट्रेट। पॉड कलर में ग्रीन था डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट था येलो कलर ऑफ द पॉड। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड या स्मूथ पॉड शेप डोमिनेंट ट्रेट था, कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप वाज रिसेसिव ट्रेट। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट और टर्मिनल वाज
रिसेसिव ट्रेट। पी प्लांट के बोटेनिकल नेम को नहीं भूलना है, दैट इज पाइजम सिटाइवम। इस तरह से मेंडल ने पाइजम सिटाइवम में कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को चुनने के बाद मेंडल ने क्रॉस को स्टडी करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए, जैसे कि फर्स्ट स्टेप वाज रिमूवल ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस को किस तरह से रिमूव किया जाए। उन्होंने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया, छोटी सी सीजर, छोटे छोटे ब्रशेस, जिससे कि वो पोलन्स को ब्रश से उठा के और फिर ट्रांसफर कर पाए दूसरे प्लांट पे। पी पॉड में जब सीड्स आए, उन सीड्स को प्रॉपरली प्लांट किया उन्होंने नेक्स्ट रो में। उसे नाम दिया F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सिंगल ट्रेट को स्टडी करने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस दिया। इसके अंडर सबसे पहले उन्होंने हाइट प्लांट की ली, शॉर्ट पी प्लांट और टॉल पी प्लांट। फर्स्ट जनरेशन को नाम दिया F1। इसके बाद जो रिजल्ट्स उनके सामने आए, 3:1 की रेशियो में टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स थे। F1 प्रोजेनी को एज पेरेंट प्लांट लिया और सेकेंड जनरेशन को ऑब्जर्व किया। कुछ सप्रेस्ड ट्रेट्स F2 जनरेशन में जाके रीअपियर हो गई। सप्रेस्ड ट्रेट्स जिन्हें के रिसेसिव ट्रेट्स कहा जाता है, और कुछ एक्सप्रेस ट्रेट्स होते हैं जिन्हें डोमिनेंट ट्रेट्स कहा जाता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को और अच्छे से स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट एज पेरेंट्स। मेंडल ने एज पेरेंट्स कुछ टॉल प्लांट्स को ले लिया और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स को ले लिया। आप यहाँ पे जेनेटिक फॉर्म भी देख सकते हो, कैपिटल डबल टी एंड स्मॉल डबल टी। उनके गैमेट्स आए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब उन दोनों का फ्यूजन हुआ, ही गॉट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एज F1 जनरेशन, जिसे कि कह सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। इसी तरह से हर ट्रेट की प्योर ब्रीड्स ली। अब जब उनके पास सभी ट्रेट्स की F1 जनरेशंस आ गई, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। F1 जनरेशन के प्लांट में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन की। हर एक के गैमेट्स आए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हर गैमेट से अलग अलग कॉम्बिनेशंस का एक चेकर बोर्ड बनाया। उसके थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया कि कैपिटल टी और कैपिटल टी का जब क्रॉस होगा, होमोजाइगस टॉल प्लांट आएगा, और कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपस में फ्यूज होंगे तो हेट्रोजाइगस टॉल आएगा। स्मॉल टी और स्मॉल टी का फ्यूजन होगा, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। हर ट्रेट के उन्होंने इसी तरह से चेकर बोर्ड बनाए, इसी तरह से F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन की। ही गॉट हिज रिजल्ट्स एज 3:1। 3 प्लांट्स उन्होंने देखा कि डोमिनेंट ट्रेट के थे, एक प्लांट रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3:1 की रेशियो थी फिनोटिपिक और 1:2:1 की रेशियो में जीनोटिपिक गिवन है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का क्या मतलब हुआ? फिनोटिपिक अगर हम देखें कि वो हमें बताता है पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में, जैसे कि टॉल कितने हैं और शॉर्ट कितने हैं, येलो कलर्ड कितने हैं, ग्रीन कलर्ड कितने हैं, राउंड कितने हैं, ट्रिंकल्ड कितने हैं, इन्फ्लेटेड कितने हैं या फिर कंस्ट्रिक्टेड कितने हैं। लेकिन जीनोटाइप होता है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। जैसे कि आप इस चेकर बोर्ड में देख सकते हो कि कैपिटल टीज सिर्फ एक है, 1 कैपिटल टी एंड 1 स्मॉल टी वो 2 हैं और स्मॉल टीज एक ही है। इसके बेसिस पे जेनेटिक मेकअप किस तरह का है, दैट इज 1:2:1, यानी कि कैपिटल टीज इज टू कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इस तरह से 1:2:1 की रेशियो में हमें प्लांट्स मिलेंगे। ये तो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस की। डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में मेंडल ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को साथ साथ लिया, जैसे कि कलर एंड शेप ऑफ सीड्स। सबसे पहले उन्होंने राउंड येलो सीड लिए और साथ में लिए
रिंकल्ड ग्रीन सीड और उनका क्रॉस किया और उससे उन्हें राउंड येलो सीड्स मिले F1 जनरेशन में। और F1 जनरेशन को फिर से सेल्फ पॉलिनेट किया जिसमें उनको 4 कॉम्बिनेशंस मिले, राउंड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स इन F2 जनरेशन। उन्होंने कंक्लूजन दिया कि हर ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, कोई ट्रेट किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता है, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया जिसे आज हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से। डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने किस तरह से बनाया? सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स को शो किया येलो राउंड क्रॉस विद ग्रीन रिंकल्ड। येलो राउंड का जीनोटाइप कैपिटल्स में दिया YYRR और ग्रीन रिंकल्ड को रिसेसिव लिया था तो स्मॉल YYRR से रिप्रेजेंट किया। फिर गैमेट्स आ गए कैपिटल YR और स्मॉल YR। जब उनका फ्यूजन हुआ तो सारे के सारे F1 जनरेशन में थे कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। तो इस तरह से येलो राउंड सीड्स ही ऑब्जर्व हुए। F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग मिली थी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की गई। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद 4 गैमेट्स दोनों से आए जैसे कि कैपिटल YR, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, देन स्मॉल YR। उन गैमेट्स के क्रॉस से जो चेकर बोर्ड बना वो था इस तरह से। इसे आप ध्यान से समझें। एक पेरेंट के गैमेट्स दूसरे पेरेंट के गैमेट्स के साथ क्रॉस हो रहे हैं। पहले मोनोहाइब्रिड में जैसे हमने एक ट्रेट को क्रॉस किया था, इसमें 2 ट्रेट्स को क्रॉस किया। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे इन रिजल्ट्स को। रिजल्ट फिनोटिपिकली वाज 9:3:3:1। 9 प्लांट्स थे येलो राउंड, 3 प्लांट्स थे येलो रिंकल्ड और अगेन 3 प्लांट्स थे ग्रीन राउंड और 1 सिंगल प्लांट जो ऑब्जर्व हुआ दैट वाज ग्रीन रिंकल्ड। इस तरह से फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंडल ने शो किया। 7 ट्रेट्स के उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रॉपरली स्टडी किया और कंक्लूजन यही था हर ट्रेट इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, कोई ट्रेट किसी के साथ कंबाइन होके नहीं जाता। हर ट्रेट का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है। इसके लिए हम एक और क्रॉस को स्टडी कर लेते हैं, टॉल प्लांट एंड ग्रीन पॉड्स। एक पेरेंट हो गया और दूसरा पेरेंट ले लिया ड्वार्फ प्लांट विद येलो पॉड्स। इसमें पहले प्योर ब्रीड ली गई दोनों की, देन गैमेट साइड कैपिटल TG एंड स्मॉल TG। जब उनका क्रॉस हुआ हाइब्रिड टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड्स मिला। टॉल प्लांट विद ग्रीन पॉड्स के डिफरेंट 4 गैमेट्स आए, यहाँ पे आप दोनों तरफ देख सकते हो, और इनके क्रॉस से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने। उन कॉम्बिनेशन से क्या मिला? 9 प्लांट्स थे टॉल विद ग्रीन एंड 3 प्लांट्स थे टॉल विद येलो, 3 प्लांट्स थे ड्वार्फ विद ग्रीन एंड 1 प्लांट था ड्वार्फ विद येलो। इस तरह से 12 प्लांट्स टॉल थे, 12 प्लांट्स ग्रीन थे, 4 प्लांट्स ड्वार्फ थे और 4 प्लांट्स येलो थे। तो रिजल्ट क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो वाज 9:3:3:1। इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आई हूँ जो कि हैं मेंडल के रिजल्ट्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि प्योर टॉल पी प्लांट को प्योर शॉर्ट पी प्लांट से क्रॉस करने पे उसे F1 जनरेशन में मिले सारे के सारे प्लांट्स टॉल, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था। F2 जनरेशन में मेंडल को मिले 3 प्लांट्स टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ, और इसी तरह के रिजल्ट्स उन्होंने सब कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी किए। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में एक पेरेंट के ट्रेट्स ही अपीयर होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स अपीयर हो जाते हैं। उन कैरेक्टर्स को जो कि F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं उन्हें बताया डोमिनेंट ट्रेट्स, F2 जनरेशन में अपीयर होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। एंट्रेंस कॉर्नर में मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर मेंडल ने 7 ट्रेट्स को स्टडी किया, प्लांट के 12 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 14, तो उनकी इंटरप्रिटेशंस किस तरह से डिफरेंट होती?
Option A, he could have mapped the chromosome. Option B, he would have discovered blending or incomplete dominance. Option C, he would not have discovered the law of independent assortment. And option D, he would have discovered सेक्स लिंकेज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेक्स लिंकेज के बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करें अगर आपने मेरा ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो। ब्रेन टीजर लेके आई हूँ आपके लिए एक। इफ यू क्रॉस अ ट्रू ब्रीड ब्लैक रैबिट विद अ ट्रू ब्रीड व्हाइट रैबिट, all of the offspring would be black. Which trait is dominant in rabbits? Black fur or white fur? And second question is, which trait is recessive? जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, प्रेस द बेल आइकन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विच इज रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टर्म्स।